नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। हम यहाँ पर आरबीएससी कक्षा 9 कंप्यूटर विषय के ऊपर जो हमारी कक्षाएं सीरीज चल रही है उसका आज आगे का भाग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, उसका जो आगे का लेक्चर है जो आज शुरू कर रहे हैं। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तृत रूप के बारे में जानकारी लेंगे और ये जो हमारी कक्षा होगी, जो कक्षा 9 की अंतिम क्लास होगी, इसके बाद कक्षा 10 की हम क्लास लेंगे थ्योरेटिकल रूप में। और ये थ्योरेटिकल रूप की अलग ही सीरीज़ हमारी कक्षा 2 की आने वाले सीरीज होगी। उसके साथ ही हम अलग एक और सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर प्रयोगात्मक रूप से आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सारे जितने भी टूल्स हैं या जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे के सारे हम ऑनलाइन रूप से बताएंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन की एक जबरदस्त क्रांति लेकर आई। सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे हम आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक रूप में ई कॉमर्स, इंटरनेट द्वारा डाक भेजना, ईमेल द्वारा संभव हुआ। ऑनलाइन सरकारी कामकाज विषयक ई शासन, ई बैंकिंग द्वारा बैंक व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षा सामग्री के लिए ई एजुकेशन माध्यम आदि से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के कारण विकास के लिए नए नए द्वार खुले हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हुआ। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के सूचना, आंकड़े यानी डाटा तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया। हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहा है। आर्थिक उत्पादवाद, उदारतावाद के इस दौर में वैश्विक ग्राम यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हो पाई। इस नए युग में ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी की आज शक्ति का विकास का प्रतीक बन गई है। विज्ञान एवं वाणिज्य के इस अधिकतम देन के ज्ञान एवं इसकी सार्थकता उपयोग करते हुए इसे लाभान्वित होने की सभी आवश्यकताएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, इसमें पहला आता है ई शासन यानी ई गवर्नेंस। ई शासन को ई सरकार या डिजिटल सरकार, ऑनलाइन सरकार या समर्थ सरकार या कनेक्ट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। आम नागरिक, कारोबारी तथा कर्मचारियों के लाभ के लिए तकनीकी के उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुंच यानी एक्सेस तथा निष्पादन, डिलीवरी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया ई शासन कहलाती। ई शासन में ई व्यापार का एक रूप है। इसमें आम नागरिकों को ई सेवा के प्रतिपादन की प्रक्रिया तथा संरचना निहित होती है। ई शासन आम नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार के साथ अन्योन्य क्रिया कर मनोवांछित सेवा लेने की सुविधाओं को अपने अंदर समाहित करता है। ईमेल एवं इंटरनेट। ईमेल के माध्यम से आम जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देने तथा शासन को सुगम, सरल एवं सुधारना ई शासन का अंतिम लक्ष्य है। ई शासन ई प्रजातंत्र को इंगित करता है, जहां पर आम आदमी, जनता तथा सरकार के मध्य सभी प्रकार के अन्योन्य क्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। ई शासन गुणकारी तथा मूल्य साधक सेवाओं की सूचना तथा ज्ञान को शासित नागरिक। शासन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा नागरिकों को एकल बिंदु प्रतिपादन निकाय यानी सिंगल पॉइंट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रमुख सेवाएं, पहला आता है इसमें ई नागरिक यानी ई सिटीजन। इसके अंतर्गत सरकार समकालिक सेवा केंद्र यानी इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, राशन कार्ड, पासपोर्ट जारी करना, पानी, बिजली, टेलीफोन तथा मोबाइल आदि के बिल जमा करना तथा कर यानी टैक्स जमा करने की सुविधाएं प्रदान करती है। ई परिवहन, इसके अंतर्गत सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, चालाक, आज्ञा पत्र जारी करना, कर शुल्क जमा करने आदि की सुविधा प्रदान करती है। ई मेडिसिन यानी ई औषधि, इसके अंतर्गत सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सालयों या हॉस्पिटलों
का नेटवर्क स्थापित कर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। ई एजुकेशन, इंटरनेट तथा संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में यानी मुख्यतः दूरस्थ स्थानों में स्थित नागरिकों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। ई पंजीकरण या ई रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर सरकार नागरिकों की संपत्ति का पंजीकरण, स्थानांतरण, स्टाम्प ड्यूटी जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। ई सचिवालय, शासन सचिव यानी विभिन्न संसद सचिवालय एवं सरकारी विभागों का मध्य नेटवर्क की स्थापना करना, जिसमें शासन के विभिन्न घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होने से शासन प्रक्रिया सरल हो जाती है। ई पुलिस, ई पुलिस के अंतर्गत 2 प्रकार के डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के डेटाबेस में पुलिस अधिकारियों की सूचना रखी जाती है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी भौगोलिक क्षेत्र विशेष या किसी कौशल या स्किल की विशेषता रखने वाले व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सके। दूसरे प्रकार के डेटाबेस में अपराधियों की जानकारी, उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों की जानकारी, अपराध करने के तरीके तथा उनके पहचान चिन्ह आदि की सूचना केंद्रीय डेटाबेस में रखी जाती है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर देश के किसी भी कोने में से अपराधी की उपलब्ध समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जाती है। डेटाबेस के अतिरिक्त ऑनलाइन तथा सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराने तथा इसकी स्थिति ऑनलाइन जानने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। ई न्यायालय यानी ई कोर्ट, ई न्यायालय के अंतर्गत सभी केसों तथा अपीलों का डेटाबेस तैयार किया जाता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों को टाला जा सकता है, क्योंकि इससे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट पर उपलब्ध जिला या सत्र न्यायालय के केस तथा केस के संदर्भ में दर्ज किए गए तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। इसके अतिरिक्त केस के तथ्यों को दर्ज करने, फिंगरप्रिंटिंग, स्कैनिंग तथा प्रमाणन आदि के ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। अब आता है ई प्रजातंत्र यानी ई डेमोक्रेसी। ई प्रजातंत्र ई शासन की वह धारणा है जो नागरिकों की भूमिका शासन को सूचना देने वाले से बदलकर शासन की में भागीदारी बनाने का प्रयास करती है। ई शासन के लाभ, ई शासन के निम्नांकित लाभ हैं। यह सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। यह नागरिकों को सेवा प्रदान करने की सुविधा को सरल बनाता है। यह सरकारी प्रबंध के विभिन्न स्तरों यानी लेयर्स को विलोपित करता है। नागरिकों और उद्यमियों तथा निचली स्तर के सरकारी कर्मचारियों को सूचना प्राप्त करना आसान बनाता है। नागरिकों एवं उद्यमियों को कुछ दिनों या सप्ताह की बजाय अल्पावधि यानी कुछ मिनट या सेकंडों में सेवा प्रदान करता है। सरकारी निकाय की उद्यम प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल तथा मूल्य साधक बनाता है। सरकार के अंतर्गत बाहरी क्रियाकलापों को नागरिकों की आवश्यकता के लिए शीघ्र उत्तर देने वाला यानी रैपिड रिस्पॉन्सिटिव बनाता है। सरकारी कर्मचारियों को आसानी से निपुणता से तथा कार्य संपादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की राय जानकर शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। प्रशासन को घूसखोरी एवं बिचौलियों से भी मुक्त करता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने नागरिकों को शासन के प्रत्येक स्तर पर कुशल, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने की समय समय पर प्रतिबद्ध जाहिर की है तथा शासन को ई शासन के रूप में पुनर्परिभाषित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वह है भारतीय प्रतिभा यानी IT, सूचना प्रौद्योगिकी IT, कल का भारत यानी IT। डिजिटल इंडिया बराबर व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह तरह के आइडिया और विचारों को एकल एवं व्यापक विजन में समाहित करता है ताकि इनमें से हर विचार बड़े लक्ष्य का हिस्सा नजर आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय यानी DT या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। वहीं इस पर अमूल समूची सरकार द्वारा किया जाना है। डिजिटल इंडिया का विजन 3 प्रमुख स्तरों पर केंद्रित है। ये है नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाओं
और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। कार्यक्रम की उपयोगिता। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में ये उपलब्ध है। नागरिकों को सेवा मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्गम स्थल जो अनोखा ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य वो मोबाइल फ़ोन, बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके। साझा सेवा केंद्र पर आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान एवं सुरक्षित साइबर स्पेस। सभी विभागों एवं न्यायालयों की मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं के ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही सेवाओं की उपलब्धता, नागरिकों की क्लाउड ऐप पर उपलब्ध रहने का अधिकार, डिजिटल तबलीग सेवाओं के जरिए व्यवसाय में सहजता करने, इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित वित्तीय लेन देन करने यानी कैशलेस, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए GIS का फ़ायदा उठाने, नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधनों सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों, पोर्टेबिलिटी के लिए सभी अधिकारों को क्लाउड के जरिए सहयोगपूर्ण बनाना, नागरिकों को शासकीय दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों आदि की उनकी मौजूदगी के बिना भरा जा सके। अब आता है डिजिटल भारत के कार्यक्रमों की योजनाएं। जो डिजिटल इंडिया में 9 स्तंभ सम्मिलित है। एक ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक एक्सेस, जनता इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस तकनीकी के जरिए सरकार में सुधार, ई क्रांति, सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करना, सभी के लिए सूचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, नौकरियों के लिए IT, जल्दी पैदावार कार्यक्रम, ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है और सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों से जुड़े हुए हैं। डिजिटल भारत के तहत कई मौजूद योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है। इसके दायरे को पुनर्गठित एवं पुनर्केंद्रित किया गया है। क्लाउड, मोबाइल इत्यादि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया, पुनर्रचना और प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। यह कार्यक्रम अंत प्रचालनीय उपक्रम और एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है और एक समकालिक ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना है और देश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना बढ़ावा देना है। ई मित्रा, देखो ई मित्र एक राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसने पूरा का पूरा सिंगल विंडो का कार्यक्रम किया है और हर ग्रामीण में क्षेत्र हो या अर्बन क्षेत्र हो, सभी को गवर्नमेंट की योजनाओं से सारे के सारे लाभ एक ही जगह से मिलते हैं। देखो ई मित्र राजस्थान सरकार द्वारा के विभिन्न कार्यों का फायदा उठाने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन कार्य करने के लिए बनाई गई एक ई गवर्नेंस योजना है। जन्म, मृत्यु, विवाह, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं में आवेदन, पानी, बिजली, नए कनेक्शन, स्कूल कॉलेज फीस भरना, तो इसके लिए अब सरकारी ऑफिस, कॉलेज तथा स्कूल के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रही गई है। ई मित्र कियोस्क तथा ई मित्र मोबाइल ऐप पर अब ये सारी सुविधाएं मौजूद है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़ी 105 सुविधाओं को ई मित्र पोर्टल से जोड़ा है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी नागरिक ई मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन कर सकता है तथा मोबाइल पर ई मित्र ऐप डाउनलोड कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ई मित्र सिर्फ पानी, बिजली बिल जमा कराने भर की सुविधा ही नहीं देता, ऐसी कई दर्जन सुविधाएं और भी हैं जो ई मित्र प्रदान करते हैं, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरिफिकेशन सर्टिफिकेट समेत 10 तरह के प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्क पर उपलब्ध हैं। इनके अलावा लर्निंग लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, नई श्रेणी के ड्राइविंग लाइसेंस तथा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए भी ई मित्र पर आवेदन किया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशनर्स का मेडिकल रिएम्बर्समेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, घरेलू नौकर का सत्यापन, किराएदार का सत्यापन, हाउसिंग बोर्ड की मासिक किस्त, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं तथा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल तथा ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट RC समेत कई ऐसी सुविधाएं हैं जो ई मित्र पर उपलब्ध हुए। समाज कल्याण विभाग, राजस्व, डिस्कॉम्स, कृषि
और अनेक योजनाओं के आवेदन ई मित्र पर अवेलेबल मिलते हैं। इसमें नया पानी बिजली कनेक्शन, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा कार्य आवंटन, वोटर आईडी संशोधन इत्यादि कार्य भी इस पर किए जाते हैं। और इसके साथ ही इसके ऊपर जैसे माध्यमिक राजकीय महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी की पूरी इनके द्वारा की जाती है। ई मित्र के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं, उसके द्वारा फीस जमा करवा सकते हैं और अन्य जितनी भी जो भर्ती के कार्यक्रम हैं, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड द्वारा जो भी रिक्रूटमेंट की जाती है, उनके सारे के सारे ऑनलाइन आवेदन इन्हीं ई मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं या सीधे ही उस पोर्टल के द्वारा भी किए जा सकते हैं। ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य या ई वाणिज्य का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है। ई वाणिज्य उन बृहद पारस ऑनलाइन व्यापारिक कार्यों को इंगित करता है जिनमें उत्पाद एवं सेवा खरीदी व बेची जाती है। ई वाणिज्य उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष यानी भौतिक संपर्क या भौतिक विनिमय की स्थान पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रादुर्भाव के कारण ई वाणिज्य या ई व्यापार की व्यू रचना के अंग बनता जा रहा है तथा यह आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। व्यापार में सूचना एवं संचार तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के उपयोग ने व्यापारिक संगठनों के मध्य तथा व्यापार संगठन एवं व्यक्ति विशेष के मध्य संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। व्यापार में ICT के उपयोग ने उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, उत्पादन की लागत में कमी तथा ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। ICT के आधार पर आधारित वाणिज्य ने बदलते हुए वाणिज्यिक परिवेश को नई ऊंचाइयां पर पहुंचा दिया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की परिभाषा और व्यापक हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की विभिन्न परिभाषाएं निम्न हो सकती हैं, जैसे संगठनों के मध्य व्यापारिक संगठन एवं विशेष व्यक्ति विशेष के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की उत्पत्ति, बदलाव एवं संबंधों की पुनर्परिभाषा के इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम तथा डिजिटल सूचना प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग ई वाणिज्य कहलाता है। ई वाणिज्य या ई कॉमर्स के अंतर्गत क्रेता इच्छित वस्तु की क्रय करने के लिए वस्तु का उत्पादन करने वाली विक्रय करने वाली व्यापारिक संस्था की ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर वस्तु का चयन करता है। क्रेता को उत्पादन का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करना होता है, जिसके लिए विक्रेता की वेबसाइट पर समस्त सुविधाएं उपलब्ध होती है, जहां क्रेता अपने क्रेडिट या कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर तथा अन्य जानकारियां देता है। वाणिज्य विक्रेता कार्ड प्रदान संस्था से इन जानकारियों को ऑनलाइन सत्यापित करता है तथा सौदा निश्चित कर देता है और विक्रेता कोरियर या परिवहन सुविधा की मदद से वस्तु क्रेता द्वारा बताए गए पते पर भेज देता है तथा भुगतान राशि क्रेता के द्वारा खाते में हस्तांतरित हो जाती है। देखो, नॉर्मल सी बात है कि अपन जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे खरीदने के लिए क्या होती है कि भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने को जिस वस्तु को खरीदना है उसे अपन सर्च करते हैं और उसके विभिन्न विकल्प अपने साथ सामने उपलब्ध हो सकते हैं। अब अपन चाहते हैं कि भाई ये चीज़ है जो हमें मिलनी चाहिए या इतने रेट में मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर अपन जो भी हमारी रेट के अनुसार वहाँ से हम खरीदारी करते हैं। अब उसे खरीदारी करने के लिए विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड से अपन खरीद सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से यानी हमारे पास जो नॉर्मली ATM होते हैं उन सभी से हम खरीदारी कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम खरीद सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि भाई माल आ जाए और मैं जब लेने जाऊँ उस समय हम पैसा दे के उस माल को ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है कि भाई माल को वापस रिटर्न पॉलिसी का भी अपन उपयोग कर सकते हैं कि भाई ये माल हमें पसंद नहीं आया या हम इसे वापस चेंज करना चाहते हैं या वापस भेजना भी चाह सकते हैं। अब ई वाणिज्य के लाभ क्या हो सकते हैं? देखो, वस्तु और सेवाओं को चुनने से क्रेता घर बैठे विभिन्न विक्रेताओं की वेबसाइट पर जाकर उसकी विशेषता और कीमतों आदि की तुलना भी वो कर सकता है, जिससे क्रेता को बहुत कम प्रयास में इच्छित वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी तथा चयन के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। ई वाणिज्य से उत्पाद से क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी हो जाती है तथा विपणन लागत में कमी आती है, जिससे उत्पादक क्रेताओं को तुलनात्मक रूप से कम मूल्य पर वस्तुओं क्रय करने के अवसर भी प्रदान होते हैं। ई वाणिज्य में व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होता है, जिससे व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत व समय में कमी आती है। ई वाणिज्य से व्यापार में खर्चीले शोरूम, कमीशन एजेंट, सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती।
फलस्वरूप परंपरागत व्यवसाय की तुलना में विपणन लागत कम हो जाता है तथा विपणन सुविधाजनक एवं सरल असरदार हो जाता है। ई वाणिज्य के उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी व्यापारिक संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, अतः विश्व के किसी भी स्थान से कोई भी व्यक्ति इन वेबसाइट के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार व्यापारी को एक विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता हो जाती है। ई वाणिज्य ने लाइसेंस प्राप्त करने की क्रियाविधि, सरकार से संबंधित अन्य क्रियाकलापों तथा प्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। एक और आता है ई वाणिज्य के अंदर इंटरनेट बैंकिंग। देखो, इंटरनेट बैंकिंग ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अपन बैंक का सारा काम घर बैठे कर सकते हैं। अपन चाहते हैं कि भाई किसी के खाते में पैसा डालना है नॉर्मली, तो हम अपने खाते से सीधा ही वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या अपन चाहते हैं कि भाई हमारे बैंक का स्टेटमेंट निकालना है, देखना है, एटीएम कार्ड के पिन बदलना है या एटीएम कार्ड बदलना है, या फिर एटीएम कार्ड को बंद करना है, या चेक बुक नई मंगवानी है, इशू करवानी है। इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। इनके अपने टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी का बिल वगैरह, और उसके बाद हमारे जो भी रिक्रूटमेंट होती है उनके अंदर फीस, स्कूल फीस वगैरह, जो भी प्रकार का अपने को पैसे के संबंधी लेन देन करना होता है उसमें इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य रूप से अपन उपयोग कर सकते हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि हर कार्य को नवीनतम तरीके के उपयोग से और ज़्यादा सुलभ, तीव्र और आसान बनाने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है। इंटरनेट बैंकिंग भी अब कोई नई चीज़ नहीं रही है। भारत में इसका प्रयोग शुरू हुए वर्षों हो चुके हैं। रोज़ करोड़ों लोग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है? देखो, किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या अन्यत्र किसी यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग इत्यादि। इन सब का आशय एक ही होता है। मोबाइल बैंकिंग से हम मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक के कार्य पूर्ण करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लाभ, देखो, इंटरनेट बैंकिंग अपने लगभग सभी बैंकिंग लेन देन की सेवाओं के लिए बैंक की शाखा में जाने की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। यानी कि वहाँ बड़ी लंबी लाइनों में अपने को खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके माध्यम से हम निम्न सभी बैंक कार्य को घर बैठे ही निपटा सकते हैं। अपने खाते से अन्य खाते में पैसे भेजना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति के खाते में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। आजकल बैंक कई प्रकार की नई सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पैसे पाने वाले के पास अपने बैंक का खाता होना आवश्यक नहीं है। वह सिर्फ अपने मोबाइल के उपयोग से ही एटीएम से पैसे भी निकाल सकता है। और भी अन्य बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें मुख्य ये हैं। देखो, अपने खाते की शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने खाते से लेन देन, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, नया एफडी या अन्य खाता खोल सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, पानी, डिश टीवी, अन्य बिलों का भुगतान कर सकते हैं, एक अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड, चेक बुक ऑर्डर, ऑनलाइन खरीदारी, बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की मांग करना, शिकायत का दर्ज करवाना या अपने खाते की जानकारी देखना या उसमें कुछ परिवर्तन करना, शेयर बाजार, अन्य विभिन्न में निवेश ऑनलाइन करना, बस, रेल, अन्य टिकट इंटरनेट से बुक करवाना, अपने टैक्स व अन्य भुगतान ऑनलाइन करना, ऑनलाइन डीडी ड्राफ्ट यानी डिमांड ड्राफ्ट भरना, फार्म के लिए भरना, अपने लोन व अन्य खातों का विवरण देखना, जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किस प्रकार करते हैं? इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना होता है। बैंक में इस सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड जारी करते हैं। इसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे। बैंक की वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए लिंक दिए हुआ रहेगा। इस लिंक पर क्लिक करने से वह अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। प्रथम बार लॉगिन रजिस्ट्रेशन पर अधिकतर बैंक आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए कहेंगे। यहाँ से आप ऐसा पासवर्ड चयन करें और किसी अन्य के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो और आसानी से याद रख सकें। यह यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अपने बैंक के खाते से इंटरनेट माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। देखो, आजकल तो बहुत सारी बैंकिंग ऐसी भी हैं जहाँ पर आप सीधे ही ऑनलाइन
जाकर फॉर्म भरने के बाद अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड वहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसके लिए भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत सारे बैंक की ऐसी सुविधाएं भी अपने को अभी से वर्तमान में दे रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ। आजकल फिशिंग तथा तकनीकी के दुरुपयोग से इंटरनेट का जालसाज लोगों के खातों में हैक कर उन्हें हानि पहुंचा रहे। ऐसा में आवश्यक है कि इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानी बरती जाए। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किए गए पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं। ये पासवर्ड आपके खाते की चाबी होते हैं। आप अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें, इससे इसके किसी अन्य के हाथों में जाने की संभावना भी बढ़ जाए। इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर जाकर ही खोलें। किसी अन्य द्वारा भेजे गए मैसेज, ईमेल में SMS इत्यादि से लिंक प्राप्त से इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग नहीं करें। किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करने पर उसके बैंक के खाते का पासवर्ड या अन्य गुप्त जानकारियां नहीं बतानी चाहिए। बैंक से लेन देन के दौरान अपने अस्थायी पासवर्ड यानी OTP वन टाइम पासवर्ड को भी भेजा जाएगा और ये सिर्फ एक समय के लिए उपयोग होगा। इसे किसी अन्य को आप शेयर न करें। इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट कर दें। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूरी बैंक में दर्ज करवाएं, जिससे आपके खाते में होने वाले सभी लेन देन की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अपने डेबिट कार्ड, ATM कार्ड इत्यादि को संभाल कर रखें। खो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। अपने ब्राउज़र में इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग के समय ध्यान दें कि एड्रेस बार का रंग हरा हो और एड्रेस में HTTPS है और न कि सिर्फ HTTP, और पेड लॉक ताले का चिन्ह दिखाई दे रहा हो। ये नहीं है या नहीं, ये सभी सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक है। इनके बिना ऑनलाइन लेन देन न करें। पेड लॉक पर क्लिक करके आप वेबसाइट की सुरक्षा का प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं। हमेशा आपके बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें और इसे ध्यान भी दें। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है www.onlinesbi.com। यदि आप इसकी जगह कुछ और टाइप करते हैं और किसी सर्च इंजन द्वारा इसे खोजते हैं तो अन्य वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं और उससे बैंक से संबंधित नहीं है, जैसे sbionline.com लिखा हुआ हो। लॉटरी या किसी इनामी संबंधित ईमेल, SMS इत्यादि से बचें। इसका उत्तर कभी न दें और फ़ौरन डिलीट कर दें। आप अपनी शिकायत उस संस्था में भी कर सकते हैं जहां से ये ईमेल आने के दावा करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरनेट कैफ़े और साझे कंप्यूटर का प्रयोग कम करें, और यदि कैफ़े या साझे कंप्यूटर में का प्रयोग करते हैं तो अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त रखें, क्योंकि वायरस और अन्य मेलवेयर आपके कंप्यूटर और आपके इंटरनेट उपयोग की जानकारी को हैक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक को फ़ोन नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचना दें। इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप नेट बैंकिंग सुविधा का पूरा और सुरक्षित लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ई-लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई किस प्रकार की जाती है। ई-लर्निंग का इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, आभासी लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा तथा वेब आधारित प्रशिक्षण के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा सीखने, प्रशिक्षण या शिक्षा के प्रोग्रामों का प्रतिपादन करते हैं, ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग में प्रशिक्षण, शैक्षणिक या सीखने की सामग्री को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग में उपलब्ध कराई जाती है। देखो, वर्तमान अभी जो लॉकडाउन का समय चला था और जो अभी भारत के जो हालात हैं उसके अंदर ये ई लर्निंग के माध्यम से ही हम अपने शिक्षा का पूर्ण रूप से अध्ययन को जारी रख पा रहे हैं, जिस कारण जैसे कि ऑनलाइन रूप से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। ई लर्निंग में इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो, टेप, उपग्रह प्रसारण, इंटरएक्टिविटी, टेलीविज़न, CD-ROM आदि के द्वारा विषय वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के विकास का आधार है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकता है। यह समय, उपस्थिति तथा यात्रा में दिक्कतों से निजात दिलाता है। ई लर्निंग विधा यानी मोड्स ऑफ ई लर्निंग। आजकल ई लर्निंग के कई तरीके उपलब्ध हैं। एक प्रशिक्षु अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विधा का उपयोग कर मिश्रण का उपयोग करके ज्ञानवर्धन के लिए कर सकता है। ई लर्निंग उपलब्ध विभिन्न कुछ निम्न प्रकार है, जैसे शुद्ध ऑनलाइन यानी पेरोल ऑनलाइन। ऑनलाइन लर्निंग से प्रशिक्षु कंप्यूटर के माध्यम से संचार और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकता है।
सिंक्रोनस लर्निंग से में प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षक भौतिक रूप से दूर दूर होने के बावजूद वास्तविक समय में एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे लाइव रेडियो प्रसारण सुनना, लाइव टेलीविज़न प्रसारण देखना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, लाइव सैटेलाइट प्रसारण, ऑनलाइन लेक्चर इत्यादि के द्वारा अध्ययन जारी रखा जाता है। असिंक्रोनाइज लर्निंग से प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण भौतिक रूप से दूर दूर होते हैं तथा अनेक माध्यम यानी मध्य वास्तविक अन्य से अन्योन्य क्रिया नहीं होती, जैसे इंटरनेट, CD-ROM पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो टेप पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री, ईमेल संदेश इत्यादि से कर सकते हैं। उपदेशक या मार्गदर्शित समूह द्वारा यानी इंस्ट्रक्टर लीड ग्रुप, सेल्फ स्टडी विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या फिर मिश्रित ई लर्निंग या ब्लेंडेड ई लर्निंग, वेब आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग या ऑडियो एवं वीडियो टेप से ई लर्निंग के लाभ। ई लर्निंग के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि प्रशिक्षु जब विषय वस्तु को समझ नहीं लेता है तब तक उसकी पुनरावृत्ति कर सकता है, यानी कि वो वीडियो को बार बार चेक कर सकता है या वीडियो को बार बार सुन सकता है, देख सकता है, जिससे उसे जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आए उसे वो पढ़ सकता है। ये इंटरेक्टिव होती है तथा प्रशिक्षु अपने समझने की गति और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण प्रतिपादन आसानी और कम खर्चीला यानी अफोर्डेबल होता है। सीखने का पर्यावरणीय अन्वेषण तथा सहयोगात्मक होता है। प्रशिक्षु अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षण सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे विंडो, यूनिक्स, मैक्स आदि पर उपलब्ध वेब ब्राउज़रों की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। प्रशिक्षण सामग्री को सस्ते में विश्व भर में वितरण किया जा सकता है। प्रशिक्षण इंटरनेट पर दिया जाता है अतः यात्रा के समय खर्च की बचत हो सकती है। प्रशिक्षण आसानी से विषय वस्तु यानी कंटेंट को परिवर्तन कर सकता है। विषय वस्तु में एक्सेस को आसानी से नियंत्रण भी किया जा सकता है। प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का शुल्क अदा करने में कई आसान विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षु को अन्य प्रशिक्षण साधनों का सीधा एक्सेस उपलब्ध होता है। अब ई लर्निंग की हानियाँ। प्रशिक्षु को कंप्यूटर पर आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है। प्रशिक्षु को क्रियाविधि यानी बैंडविड्थ ब्राउज़र के कारण सीमित हो सकती है। आजकल उपलब्ध ब्राउज़रों में विषय वस्तु की सीमित फॉर्मेटिंग संभव होती है। प्रशिक्षण अनुप्रयोग तथा विषय वस्तु को डाउनलोड करने में समय लगता है। प्रशिक्षु मूल्यांकन तथा पुनर्निवेश सीमित होता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में समय लगता है तथा इसे तैयार करने का प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। ई डिजाइनिंग, देखो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास में ई डिजाइनिंग को नए आयाम प्रदान किए हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD के इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चर डिज़ाइन में लेकर इंजीनियरिंग डिज़ाइन तक सभी तरह की डिज़ाइन कम समय में व सही माप के साथ तैयार की जा सकती है। फैशन डिज़ाइन में भी अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रचुर मात्रा में होने लगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और ये जो कक्षा 9 RBSc की पूर्ण बुक के सारे लेक्चर हमने हमारी वीडियो सीरीज़ के अंदर रिकॉर्ड कर दिए हैं और इस लेक्चर के माध्यम से हम यहीं पर कक्षा 9 की जो क्लास थी उसका समापन करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 पूर्व वाली क्लास के अंदर ले लिया है और ये 7 नंबर का चैप्टर है जो आज हम इस कक्षा के माध्यम से रिकॉर्ड किया है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इन्हें आपको जब तक समझ में नहीं आए इन्हें वीडियो को आप बार बार इन्हें वॉच करें। जितनी बार वॉच करेंगे आपको ये धीरे धीरे समझ में आना लग जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का विषय ऐसा है जो एक बार पढ़ने पर या एक बार पढ़ने से समझ में कम आता है। अब हम इसके बाद अगली जो हमारी कक्षा 10 की जो क्लास होगी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही हम अब प्रायोगिक कक्षाओं को भी इसके साथ एक नई सीरीज का शुरुआत करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन धरियावद को और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को बहुत अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।